का हॉस्टल, आखिरी कमरा। दोस्तों, ये कहानी एक हॉरर सस्पेंस कहानी है जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। कोटा, जो कि राजस्थान में है, वहाँ हर साल हजारों स्टूडेंट आते हैं बड़े सपने लेकर अपना। कोई आईआईटी के लिए, कोई नीट और दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन इस शहर का दूसरा चेहरा उतना ही डरावना है जितना कि ये आईआईटी और नीट स्टूडेंट को सफलता की कदम पर लेकर जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आता है अपने जेईई की तैयारी के लिए। नाम विवेक शर्मा। भी इन्हीं सपनों को देखने वाला एक ऐसा लड़का था जो मात्र 18 साल का था। भोला भाला लड़का जेईई की तैयारी के लिए पहली बार घर से दूर कोटा आया था। स्टेशन पर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये शहर केवल स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी बना हुआ है। वो इन भावनाओं को झटक देता है और चला जाता है हॉस्टल की ओर। हॉस्टल की पहली झलक। विवेक ने जिस हॉस्टल में रूम बुक किया था उसका नाम था सरस्वती रेजिडेंसी। 4 मंजिला का वो इमारत थोड़ी पुरानी लेकिन ठीक ठाक ही था। कमरा नंबर 306 जो कि तीसरी मंजिल पर था। रजिस्टर में नाम लिखते हुए हॉस्टल का गार्ड उसे अजीब नजरों से देख रहा था। गार्ड कहता है, तुम यहीं रहोगे? विवेक, हाँ क्यों? गार्ड, कुछ नहीं, बस यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है। विवेक ने ध्यान नहीं दिया। वह कमरे में चला गया, सूटकेस रखता है और बेड पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में पहली नजर डाली, उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे ठंडक दौड़ गई हो। दरवाजे के पीछे किसी ने खरोच के निशान बनाए थे। कहीं कहीं दीवार पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे पुराना खून सूख चुका हो। वो इन सब चीजों को देखकर डर तो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि जो पहले स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने ऐसा किया होगा। फिर वो आराम से सो जाता है। रात के 3 बजे पहली डरावनी घटना। पहली रात विवेक बहुत थका हुआ था, लेकिन वो इसीलिए जल्दी सो गया। लेकिन रात के 3 बजे अचानक उसकी आँख खुल गई। बाहर गैलरी में किसी के चलने की आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे ठक 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 की आवाज उसे आ रही थी। उसने दरवाजे की दरार से झांका। उसको वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह मुड़ा और बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन तभी खर्र की आवाज उसे आने लगी। उसके टेबल पर रखी किताबें अपने आप हिलने लगी। एक किताब जो जमीन पर गिर पड़ी थी। विवेक उसको देखकर घबरा गया। कमरे की लाइट उसने ऑन कर दी, लेकिन उसको वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा, ये हो क्या रहा है? पहले दिन ही ऐसा अजीब अजीब सा जैसे लग रहा है यहाँ कुछ तो है, लेकिन जब देखता हूँ तो कुछ होता ही नहीं। फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा शायद गांव से इतना दूर आया हूँ, अकेले हूँ, इसीलिए ये सब भ्रम हो रहा है। फैमिली से पहली बार दूर जो हो रहा हूँ। वह ध्यान नहीं दिया और फिर सो गया। सुबह होते ही विवेक ने हॉस्टल के कुछ पुराने स्टूडेंट से बात की। उन्होंने उसे एक डरावनी सच्चाई बताई। इस कमरे में
अब तक 5 लड़के रह चुके हैं और सब ने सुसाइड कर लिया है। विवेक का दिमाग जैसे सुन सा हो गया। उसने गूगल पर सर्च किया ये सारी बात सुनने के बाद, क्योंकि वो उसे ज़्यादा तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी चीज़ उसने कल रात को महसूस की थी उसको लेकर वो निश्चिंत होना चाहता था कि क्या यह सत्य है या सिर्फ एक भ्रम है। उसने गूगल पर सर्च किया तो उसे पता चला अमित वर्मा 2024 छत से कूद गया। उसने फिर आगे पढ़ा राहुल मिश्रा 2023 पंखे से लटका मिला। वह ये दोनों नाम पढ़ते हुए उसको अजीब सा लगा। कंटिन्यू 2 सालों में 2 लोगों ने खुद को सरेंडर कर दिया। फिर आगे उसने पढ़ना शुरू किया आदित्य चौहान 2022 बैच का स्टूडेंट। उसने अपनी कलाई काट ली। उसको जैसे जैसे वो ये सब आर्टिकल पढ़ रहा था उसको बहुत अचंभा हो रहा था और अंदर ही अंदर घबराहट और डर ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ा अभिषेक सिंह 2021 गला घोटकर खुद को खत्म किया। वो एकदम डरने लगा। उसके हाथ पांव काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने आगे बढ़ा और अमय जोशी 2015 बैच का बच्चा, जिसका इस कमरे में पहला केस था। हर केस में पुलिस ने मेंटल प्रेशर का ही कारण बताया, लेकिन सिर्फ इसी कमरे के स्टूडेंट ही क्यों इस तरह के वारदात करते हैं, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। या ये कह लो कि सब इसको छुपाना चाहते हों। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो सोच रहा था अब मुझको क्या करना चाहिए। क्या मैं इस कमरे को छोड़ दूँ या नहीं, या इस हॉस्टल को ही छोड़ दूँ। वो इन सब चीज़ को बारे में सोचता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचता है पहले मैं गार्ड अंकल से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। शायद ये सब आर्टिकल सत्य भी हो गलत भी हो, लेकिन मुझको पहले उनसे बात करनी चाहिए। फिर वो अपने दोस्त के साथ गार्ड के पास जाता है। हॉस्टल का गार्ड विवेक से कहता है अगर तुझे सच जानना है तो सीसीटीवी देख ले, तुझे सच पता चल जाएगा। विवेक और उसका दोस्त रोहन रात को गार्ड के रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। फुटेज देखने के बाद उनके जैसे पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। फुटेज में कुछ ऐसा था जो वो देखकर सहम से जाते हैं। फुटेज में देखता है कि अमित अकेला छत पर था, लेकिन जब उसने छलांग लगाई उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती और फिर अचानक गायब हो गई। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन की सांसें तेज हो चली थी। ये आत्मा थी, गार्ड ने धीरे से कहा। हाँ, और ये आत्मा तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। वो दोनों ये सब सुन और देखकर वार्ड से बोले हम उस कमरे में नहीं रह सकते। वार्ड ने कहा तुमने उस कमरे को लिया है, अभी तुम्हें उसी में रहना होगा जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाते। विवेक और रोहन बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता।
विवेक कहता है ठीक है, मैं उसी कमरे में रहूँगा। विवेक रोहन से कहता है तू मेरे साथ रहेगा? रोहन कहता है देख यार, मुझको डर लग रहा है, लेकिन चल, तेरे साथ रहने की कोशिश करूँगा। दोनों कमरे में आते हैं। विवेक चारों तरफ देखता है। उसे एक कमरे की दीवार थोड़ी अजीब लगती है। वो रोहन से कहता है यार, ये दीवार पे देख, ये निशान कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जैसे इसके अंदर भी कोई दीवार हो या कुछ तहखाना जैसा हो। रोहन कहता है सही कह रहा है यार, इस जगह देख, जैसे इसके पीछे तहखाने या कुछ बॉक्स टाइप होगा। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसको तोड़ेंगे। फिर दोनों मिलकर उस दीवार के उस जगह जहाँ तहखाने के जैसा लग रहा था उसको तोड़ना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद वे उस दीवार को तोड़ पाते हैं और जब देखते हैं कि उसके पीछे सच में एक छोटा सा तहखाना जैसा था, फिर वो उसको देखते हैं अच्छे से, तो उसमें उन्हें एक पुरानी जली हुई डायरी मिलती है। जैसे ही वे लोग डायरी को निकालते हैं, अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम की आवाज़ से बंद हो गया और किसी की भयानक चीख सुनाई दी। वो इसको देखकर डर गए। वो अपनी जगह ही जम से गए, जैसे उनका शरीर और दिमाग दोनों साथ नहीं दे रहा हो। वो इतना डर गए कि वो एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे थे। फिर वो कैसे भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हिम्मत करके इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और डायरी पर अपनी नज़र गड़ाते हैं, जिस पर लिखा था अमेय जोशी। वे डायरी की पहली लाइन पढ़ते हैं, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं मरा नहीं, मुझे किसी ने मारा गया है। वो ये लाइन पढ़ के अचंभित हो गए। आपको क्या लगता है, क्या है इस लाइन का मतलब? क्या डायरी अब सारे सवालों का जवाब उन्हें दे देगी? अगर हाँ तो आप अपनी राय जरूर दें, अगर ना तो क्या वजह है? वे धीरे से, विवेक ने कांपते हाथों से डायरी को खोला। पहला पन्ना आधे से ज्यादा जला हुआ था, लेकिन जो लिखा था वो काफी था। मुझे इस हॉस्टल में आए सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन पहले ही हफ्ते मुझे ऐसा एहसास हो गया कि ये जगह कुछ सही नहीं है। रात में अक्सर मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। धीरे धीरे ये आवाज़ें मेरे कमरे के अंदर भी आने लगी और फिर मैंने उसे देखा। वो कौन था? विवेक ने अगले पन्ने पलटे। रात के 3 बजे। विवेक के पीछे जैसे कोई खड़ा था। डायरी पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए। रोहन पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। भाई, हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, ये गलत है, हम इसको यहीं पर बंद कर देते हैं। विवेक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी की कूलिंग माइनस में कर दी हो। और तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने धीरे से कहा, डायरी वापस रख दो। दोबारा कहा, डायरी वापस रख दो।
विवेक और रोहन बिजली की स्पीड से पलटे, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कमरे की खिड़की के काले शीशे पर उन दोनों की परछाइयों के साथ एक तीसरी परछाई भी दिखाई दी। डर के बावजूद विवेक ने हिम्मत करके डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने पर अमेय जोशी की आखिरी चीखें दर्ज थी। आज मैं जान चुका हूँ कि हॉस्टल के कमरे में अकेला मैं नहीं हूँ। रात के 3 बजे मैं छत पर जाऊंगा। अगर मैं जिंदा बचा तो ये डायरी पूरी करूंगा। अगर ये डायरी कभी किसी के हाथ लगी तो समझ लो मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है। छत पर क्या हुआ था? विवेक और रोहन ने एक दूसरे को देखा। अब इस राज को जानने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। हमें छत पर जाना होगा, क्योंकि वो नए खून थे और उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी इन सब चीज़ों का जानने का। कहते हैं ना कि जवानी में ही सभी जोशें चढ़ती हैं, वैसा ही कुछ हाल इनका भी था। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी ये डर तो रहे थे, लेकिन इनको जानने की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वे रात के 3:15 बजे थे। विवेक और रोहन छत की तरफ बढ़ने लगे। हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट गहरी नींद में थे। ऑब्वियसली रात के 3 बज चुके थे। सब सो ही जाएंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में कॉलेज भी तो जाना रहता है और कोचिंगें भी, तो इसीलिए सभी गहरी नींद में थे। सीढ़ियों पर अजीब सा ठंडा माहौल था। हवा सुनसान और भारी हो चुकी थी। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, ठक 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 किसी के चलने की हल्की आवाज, जैसे कोई और भी वहां पर हो। कौन है? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आता। तभी छपा एक पैर विवेक के ठीक सामने गिरा और फिर धीरे धीरे एक अधजला खून से सना शरीर उनके सामने आया। छत पर घना अंधेरा था। कोई ट्यूबलाइट नहीं, सिर्फ दूर की बिल्डिंग से आती हल्की रोशनी और उनके सामने एक जला हुआ शरीर, जिसके गले से खून टपक रहा था। विवेक और रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन ये वहां कैसे आया? तभी उनका सिर हिला। जो वो अधजला इंसान था उसका सिर हिला। छप कुछ टपका। विवेक ने नीचे देखा। खून। रोहन की घबराई हुई आवाज आई। भाई भाई, ये दिख रहा है। वो सब हिल रहा था। आंखें खुल चुकी थी, बिल्कुल सफेद, जैसे उसमें पुतली ही ना हो या बिना पुतली के। भागो भाई भागो! रोहन ने विवेक का हाथ खींचा और दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। लेकिन तभी धड़ाम, सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से जोर से धक्का दिया हो। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो छत पर ही फंसे रहें या फिर पीछे पलट कर देखें। अमेय जोशी की डायरी में छिपा सबसे बड़ा राज का क्या कारण था? विवेक ने ये सोचा। विवेक ने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना निकाला। उस पेज पर एक ही लाइन थी। अगर छत पर आ गए हो तो पीछे मत देखना, वो आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
आखिरकार किसी तरह विवेक और रोहन हॉस्टल के अपने कमरे तक पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में जो हिम्मत और जिन जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा वो बहुत ही भयानक और खतरनाक था, लेकिन वो हिम्मत करके कोशिश करके कैसे भी अपने कमरे तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर की हालत पूरी तरह से बदली हुई थी। टेबल पर डायरी अपने आप खुली पड़ी थी, पंखा तेजी से घूम रहा था, जबकि उन्होंने उसे चलाया ही नहीं था। जब वो कमरे से निकले थे तो उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने पंखे का स्विच बंद करके गया था और डायरी को भी बंद किया था। दीवार पर अजीब खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो, जो कि ताजे थी, पुरानी वाली खरोंचें नहीं थी। रोहन ने हिम्मत करके दीवार के निशानों को छुआ और तभी धड़ाम, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे से भर गया और तुम छत पर क्यों गए? ठीक विवेक के कान के पास किसी ने फुसफुसाया। कमरे में पूरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे में फैली थी। विवेक और रोहन बिल्कुल जड़ अपनी जगह खड़े थे। तभी ठक 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 की आवाज आई। टेबल पर रखी डायरी के पन्ने अपने आप फिर से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। रोहन कांपते हुए फुसफुसाया, भाई भाई, कोई हमारे साथ कमरे में है। अचानक लाइट जल गई। कमरा फिर से वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो वहां पर। लेकिन विवेक का ध्यान कहीं गया। टेबल पर रखी डायरी खुल चुकी थी और आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से कुछ नया लिखा था। अब तुम इसे नहीं रोक सकते। रोहन ने वो लाइन पढ़ते ही डायरी को जमीन पर फेंक दिया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस हॉस्टल में कुछ सही नहीं था। उन्होंने तुरंत हॉस्टल वार्ड से मिलने का फैसला किया। सुबह 10 बजे वे हॉस्टल के ऑफिस पहुंचे। वार्ड एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम मिश्रा जी था। सर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। वार्ड ने उन्हें गौर से देखा और पूछा, कमरा कौन सा? 306। इतना सुनते ही वार्ड थोड़ा असहज हो गया। उसने फाइल निकाली और बोला, तुम दोनों ठीक से पढ़ाई करो, इस चीज़ों में मत पढ़ो। विवेक ने गुस्से में कहा, सर, हम वहाँ रात भर सो नहीं पाए। हमें लग रहा है कि वार्ड ने बात काटते हुए कहा, तुम दोनों अभी हॉस्टल छोड़ सकते हो, लेकिन ये मत सोचो कि बाहर जाकर बच जाओगे। रोहन और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। मतलब? वार्ड ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, ये एक कब्र है। विवेक ने गुस्से में कहा, सर, साफ साफ बताइए, यह हॉस्टल क्या है और आपके कहने का क्या मतलब है कि यह हॉस्टल नहीं, ये एक कब्र है? वार्ड ने दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे गिराए और धीरे से कहा, ये बात सिर्फ तुम लोगों तक रहनी चाहिए और किसी को भी भूल से भी मत कहना, समझे? नहीं तो जैसे पिछला वार्ड निकाला गया वैसे तुमको भी निकाला जाएगा और शायद मुझे भी, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना वार्ड हूँ और वो जो वार्डन था वो भी पुराना था, लेकिन उसने तुम सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाई
इसलिए उसको निकाल दिया गया है। अब सुनो इस बात को, लेकिन लास्ट बार कर रहा हूँ, किसी को भी मत बताना। वे कहते हैं ठीक है। वार्डन कहता है यह हॉस्टल पहले एक मेंटल असाइलम था। रोहन और विक्स सन्न रह गए। फिर वो कहता है लेकिन सर ये तो कोटा का सबसे पुराना हॉस्टल है ना। वार्डन सीट से सिर हिलाता है। हाँ, लेकिन इससे पहले ये एक मानसिक रूप से बीमार कैदियों का अस्पताल हुआ करता था और यहाँ से जो सबसे खतरनाक मरीज था वो रहता था तुम्हारे कमरे नंबर 306 में, जिसमें तुम हो। रोहन ने कांपते हुए पूछा वो कौन था? वार्डन ने गहरी सांस ली और कहा उसका नाम था रवि प्रकाश, जो कि पेशे से एक सीरियल किलर था। विवेक और रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। रवि प्रकाश ने 9 लड़कों को मारकर उनके शरीर को इसी हॉस्टल की दीवारों में चुनवा दिया था और जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो उसने खुद को कमरे में आग लगा ली। अब सब स्पष्ट हो चुका था। जो चीज वे देख रहे थे वो अजय जोशी का नहीं, रवि प्रकाश का भूत था। सर, हमें इस हॉस्टल से निकलना होगा, वार्डन ने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम नहीं बच सकते। जो भी 306 में ठहरा है वो खुद को खत्म कर लिया है या फिर पागल होकर खुद को खत्म कर दिया है। विवेक और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हम हॉस्टल छोड़ देंगे सर, वार्डन ने धीरे से हंसते हुए कहा। छोड़ सकते थे अगर वो तुम्हें जाने देता। कौन? तभी ठक 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 की आवाज आई। ऑफिस के बाहर कोई खड़ा था। भाई, कहीं वो तो नहीं? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। वार्डन का चेहरा एकदम उड़ा हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, अब वो जाग चुका है। तभी फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक। ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक बढ़ती जा रही थी। वार्डन ने धीरे से कहा, मत खोलो, इसको मत खोलो। लेकिन विवेक ने हिम्मत करते हुए दरवाजे की ओर बढ़कर कोहनी से देखा, जो की होल होती है उससे देखा। बाहर कोई नहीं था। भाई, कोई नहीं है, रोहन ने डरते हुए कहा। तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? वार्डन ने फुसफुसाया। दरवाजे के नीचे देखो। विवेक ने नीचे झांका और उसका खून जैसे जम सा गया हो। नीचे से एक कटा हुआ, काला पड़ चुका हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। भाई, भाई ये क्या है? विवेक चीखते हुए पीछे हटा। रोहन का बदन पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। वार्डन ने कांपते हुए कहा, अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वार्डन ने धीरे से कहा, तुम दोनों 306 में वापस जाओ। क्या? सर, आप पागल हैं क्या? वार्डन गहरी सांस ली और कहा, वो तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें उससे मिलना ही होगा ताकि ये खत्म हो। रोहन ने गुस्से में कहा, आप चाहते हैं कि हम खुद को खत्म? नहीं। वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे वो भी किसी डरावनी सच्चाई को छिपा रहा था। विवेक और रोहन तेजी से अपने कमरे की ओर भागे। हॉस्टल की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। हर कमरा सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल में कोई और नहीं बचा था। जब ये 306 के पास पहुंचे
तो दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर खूब अंधेरा बिखरा हुआ था। विवेक ने कांपते हुए कहा, भाई हमें अंदर जाना पड़ेगा। रोहन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दोनों अंदर चले गए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। कमरा पूरी तरह से ठंडा था, बिल्कुल शांत। तभी खर 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 कोई कोने में बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा था। भाई वहाँ कोई बैठा है। विवेक ने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और कोने की तरफ रोशनी डाली। वहाँ कोई बैठा था, पूरी काली छाया, सर झुका हुआ था, हाथ घुटनों पर, शरीर जला हुआ। और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा झुलसा हुआ। रवि प्रकाश जिंदा था। भाई वहां कोई बैठा है। रोहन की आवाज कांप रही थी। विवेक ने फ्लैश लाइट जलाई और कोने में देखा। वो चीज अभी भी बैठी थी, झुलसा हुआ शरीर, पूरी काली, आंखें सफेद और होठ हिल रहे थे। तभी तुम लोग बच नहीं सकते, उस चीज की गहरी सड़ी हुई आवाज आई। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? अचानक घर वो चीज जोर से हिली और कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी। भाई भागो! दोनों ने तेजी के साथ दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। भाई ये कैसे बंद हुआ? विवेक जोर से धक्का मारने लगा। रोहन रोने लगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कमरे के कोने में कुछ सरसराने लगा। धीरे धीरे खर 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 की आवाज आने लगी। वो हमारे पीछे खड़ा है भाई। विवेक ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। रवि प्रकाश का चेहरा जला हुआ था और धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी सफेद आंखें सीधे विवेक को घूर रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। और फिर क्रोध वो गर्दन घुमाकर तेजी से आगे बढ़ा। विवेक ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब विवेक ने आंखें खोली तो कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो वापस साल 2001 में पहुंच चुका था। कमरा नया था, कोई भी दीवार टूटी हुई नहीं थी, दरवाजा खुला था। ये क्या हो रहा है? रोहन ने देखा, कमरे में 9 लड़के खड़े थे। ये तो वही लड़के हैं जिनको रवि प्रकाश ने मारा था। तभी दरवाजे पर रवि प्रकाश आया। कमरे में 9 लड़के खड़े थे, सबके चेहरे सुनसान और डर से भरे हुए थे। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़का जिसका नाम सौरभ था आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। रवि प्रकाश अंदर आ चुका। अब खेल शुरू हुआ। उसने धीरे से कहा, ये सब क्या हो रहा है? रोहन फुसफुसाया। विवेक ने जवाब दिया, हम वही रात देख रहे हैं जब ये लड़के मारे गए थे। तभी रवि प्रकाश ने धीरे धीरे एक चाकू निकाला। सौरभ पीछे हटने लगा। भाई ये तो सच में सबको खत्म कर देगा, रोहन डरते हुए बोला। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रवि प्रकाश का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उल्टी मुड़ गई और उसके मुंह से एक औरत की भयानक आवाज आई, तू अब मेरा है रवि। भाई ये क्या था?
विवेक कांपते हुए बोला। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, रवि प्रकाश ने ये हत्याएं नहीं की थी, कोई और उसके अंदर आ गया था। तभी रवि प्रकाश ने जोर से चाकू हवा में घुमाया और एक लड़के की गर्दन काट दी। कमरे में चीखें गूंज उठी। चारों तरफ खून फैल चुका था। भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, रोहन जोर से चिल्लाया, लेकिन कमरे की दीवारें पिघलने लगी। दरवाजा गायब हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी सबका लास्ट समय। भाई, हमें बचना होगा, रोहन जोर से चिल्लाया। लेकिन विवेक जमीन पर बैठ चुका था, कांपता हुआ। अब हम नहीं बैठ सकते। रोहन उसे झकझोरते हुए कहा, सुन, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच एक रस्सी झूलने लगी। रोहन और विवेक रुककर ऊपर देखने लगे। ये रस्सी कहाँ से आई? वो रस्सी हवा में लहराने लगी और फिर उसका दूसरा सिरा खुद ब खुद एक गले में बंध गया। भाई, कोई लटकने वाला है। तभी रवि प्रकाश का शरीर अचानक ऊपर खींचने लगा। उसने अपना गला दोनों हाथों से पकड़ा और छटपटाने लगा। हा, हा, हा। कमरे में भयानक हंसी गूंजी। हा, हा, हा। वो आत्मा अब अपने शिकार को खत्म कर रही थी और अगले ही पल रवि प्रकाश झूल चुका था। भाई, अब हमें जाने दो, रोहन ने जोर से चिल्लाया। तभी कमरे में एक परछाई उभरी। वो एक लड़की थी, पूरी जल चुकी, आंखें लाल, होठ सिले हुए। और फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम भी मरोगे या मेरा सच जानो। रोहन और विवेक सांस रोककर खड़े थे। तुम कौन हो? विवेक ने कांपते हुए पूछा। लड़की की लाल आंखें चमकी। मेरा नाम सीमा था। साल 1985 में कोटा हॉस्टल तब नया बना था। सीमा यहीं रहती थी, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। एक रात 3 लड़कों ने उसे कमरे में घसीट लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। और जब उसने मदद के लिए चीखना चाहा, उसके होठ सिल दिए गए। मैं तड़पती रही, जलती रही और मरी नहीं। जब मैं मरी तब मैंने कसम खाई, जो भी इस कमरे में रहेगा उसे वैसा ही दर्द मिलेगा जैसा मैंने सहा है। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, इसलिए 9 लड़के मारे गए? विवेक ने कांपते हुए पूछा। और रवि प्रकाश? वो सिर्फ मोहरा था, आत्मा ने जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है। कमरा धू धू कर जलने लगा। दीवार से खून टपकने लगा। आत्मा ने हवा में उड़ते हुए विवेक का गला पकड़ लिया। खत्म हो जा, खत्म हो जा। विवेक छटपटाने लगा। रोहन ने जोर से चिल्लाया, रुक जा। आत्मा रुकी। अगर हम तेरा सच दुनिया को बता दे तो तू हमें छोड़ेगी, रोहन ने जोर से चिल्लाया। आत्मा हवा में तैरते हुए रुकी। उसके लाल आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वो खून जैसे दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे से कहा, कोई मेरा सच नहीं मानेगा। सच तो मैं भी था, लेकिन मुझे जला दिया गया। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, प्रोफेसर अग्रवाल। विवेक और रोहन हक्के बक्के रह गए। भाई, ये तो हॉस्टल का वार्डन था। इसने ही सीमा को मारने के लिए लड़कों को भेजा था और बाद में रवि प्रकाश को फंसा दिया। अब आत्मा की आवाज भयानक हो चुकी थी।
अब बस एक ही रास्ता बचा है। सीमा की आत्मा ने रवि प्रकाश की लाश की ओर इशारा किया। इसकी आत्मा को मुक्त करो और हत्यारे को सजा दिलाओ, वरना ये हॉस्टल हमेशा श्रापित रहेगा। कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगी। कमरा अब गिरने वाला था। रोहन और विवेक तेजी से दौड़े। दरवाजा गायब था, लेकिन दीवारों में दरार आ चुकी थी। वो एक एक करके खिड़की से कूद गए। धड़ाम। जैसे वो बाहर आए, 306 नंबर कमरा जोर से फट गया। पूरी बिल्डिंग हिल गई। अगले दिन विवेक और रोहन पुलिस के पास गए। उन्होंने सीमा की मौत और प्रोफेसर अग्रवाल की सच्चाई बताई। पुलिस ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने बताया, सीमा नाम की कोई लड़की यहाँ कभी नहीं रही। विवेक और रोहन सुन्न हो गए। क्या? पुलिस ने कहा, और सुनो, प्रोफेसर अग्रवाल तो पिछले 20 साल से लापता है। रोहन और विवेक हक्के बक्के रह गए। हॉस्टल फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन 1 साल बाद वही 306 नंबर कमरे में एक नया लड़का रहने आया। रात के 2:45 पर उसने हॉस्टल के चौकीदार को फोन किया। सर, इस कमरे में कोई और भी है, वो मुझे घूर रहा है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या सत्य है इस कमरे नंबर का? क्या ये सच में कुछ था या इन लड़कों का भ्रम था? जो भी था, लेकिन बहुत भयानक था। कभी कभी हम अनजाने में ही कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए, और कुछ जगह सच में ऐसी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर आप सबके पास किसी के पास भी ऐसी कहानी हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो, तो प्लीज़ आप सब हमारे ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। हम उसको अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।